जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मुगल काल में हिंदी साहित्य का विकास। मुगल काल में हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, सबसे अधिक विकास हुआ है अकबर के शासन काल में। इसीलिए अकबर के शासन काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। ध्यान दीजिएगा, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन साहित्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल कालीन साहित्य, और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल काल में हिंदी साहित्य का विकास। मुगल काल में हिंदी साहित्य का विकास, मुगल कालीन हिंदी साहित्य को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के विकास में डिस्कस करेंगे अकबर का शासनकाल। अकबर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मुगल कालीन साहित्य में। हम डिस्कस कर रहे हैं मुगल कालीन हिंदी साहित्य, और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अकबर के शासनकाल में जिन जिन हिंदी साहित्य का विकास हुआ है, रचना हुआ है, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अकबर के शासनकाल में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अकबर के शासनकाल में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं तुलसीदास। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। हिंदी साहित्य के रचनाकार तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में जो रचना किया है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस, 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 विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास के द्वारा अकबर के शासनकाल में रचित पुस्तकें हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा। कवितावली, कवितावली, कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित है कवितावली। गीतावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, दोहावली। अकबर के शासनकाल में प्रमुख हिंदी साहित्यकार थे तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा रचित है पुस्तकें रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, कवितावली, गीतावली तथा दोहावली। अकबर के शासनकाल में अगले हिंदी साहित्यकार थे सूरदास। सूरदास, सूरदास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं सुरसागर, 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 सुरसरावली, सुरसागर, सुरसरावली, सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। अकबर के शासनकाल में प्रमुख हिंदी साहित्यकार थे तुलसीदास, सूरदास। ये दोनों ही अकबर के समकालीन हैं। तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, कवितावली, गीतावली, दोहावली। सूरदास के द्वारा की रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। अकबर के समकालीन प्रमुख हिंदी साहित्यकार थे रस खान। रस खान
जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति थे, इनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित पुस्तक की रचना की गई। प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। रस खान जो कि एक मुस्लिम हिंदी साहित्यकार थे, ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। मुस्लिम होते हुए भी रस खान भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इन्होंने एक पुस्तक लिखा, प्रेम वाटिका। अकबर के शासनकाल के प्रमुख हिंदी साहित्यकार थे तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, कवितावली, गीतावली, दोहावली। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। रस खान की प्रमुख रचना है प्रेम वाटिका। अकबर के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदी साहित्य का विकास हुआ है, इसीलिए अकबर के शासनकाल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। अकबर के बाद अगले शासक होते हैं, अकबर के बाद अगले शासक होते हैं जहांगीर। अकबर के बाद अगले शासक है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के समकालीन प्रमुख हिंदी साहित्यकार थे बिहारी लाल। बिहारी लाल। बिहारी लाल द्वारा रचित पुस्तक है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। जहांगीर के समकालीन प्रमुख हिंदी साहित्यकार थे बिहारी लाल, जिनकी रचना है बिहारी सतसई। केशव दास। जहांगीर के समकालीन प्रमुख हिंदी साहित्यकार केशव दास। केशव दास की प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। 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 जहांगीर। जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हुए हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल की रचना है बिहारी सतसई तथा केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। आगे हम मुगल कालीन साहित्य के अंतर्गत आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल कालीन आत्मकथा। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल कालीन साहित्य के अंतर्गत मुगल कालीन आत्मकथा। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल कालीन आत्मकथा। ध्यान दीजिएगा, मुगल कालीन प्रमुख आत्मकथा। मुगल कालीन साहित्य के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल कालीन आत्मकथा। आत्मकथा का अर्थ होता है ऐसी पुस्तक जो अपने स्वयं के जीवन चरित्र का वर्णन करता हो और जिसके रचनाकार व्यक्ति स्वयं होता है, लेखक स्वयं होता है, यह है आत्मकथा। तो मुगल कालीन आत्मकथा को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं मुगल काल के संस्थापक बाबर। मुगल काल के संस्थापक होते हैं बाबर। बाबर के द्वारा अपने स्वयं की आत्मकथा लिखी गई है चगताई तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी, जिसका फारसी में अनुवाद किया गया अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न अब्दुल रहीम खानखाना के द्वारा, जो कहलाता है बाबर नामा। बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, जिसके रचयिता है स्वयं बाबर। बाबर के द्वारा बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए, बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। बाबर के द्वारा अपने स्वयं की आत्मकथा लिखी गई है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए
बाबरी। बाबर के द्वारा चगताई तुर्की भाषा में, चगताई तुर्की भाषा में अपने स्वयं की आत्मकथा लिखी गई तुजुक ए बाबरी। बाबर के द्वारा चगताई तुर्की भाषा में अपने स्वयं की आत्मकथा लिखी गई तुजुक ए बाबरी। बाद में अकबर के शासनकाल में तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद करते हैं अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया जाता है जो कहलाता है बाबरनामा। बाबर के द्वारा चगताई तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी गई तुजुक ए बाबरी। बाद में अकबर का जब शासनकाल आता है तो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न होते हैं अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा तुजुक ए बाबरी, जो कि चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी, इसका फारसी में अनुवाद किया जाता है बाबरनामा के रूप में। अब्दुल रहीम खाना अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। अब्दुल रहीम के पिता थे बैरम खां तथा माता थी सलीमा बेगम। बाबर के बाद दूसरे शासक होते हैं हुमायूं। हुमायूं की आत्मकथा है हुमायूंनामा। हुमायूं की आत्मकथा है हुमायूंनामा, जिसके रचयिता है हुमायूं की सतोली बहन गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं के आत्मकथा लिखी गई, जिसे हम हुमायूं की जीवनी भी कह सकते हैं, हुमायूंनामा। इसके बाद हुमायूं के बाद अगले शासक बनते हैं अकबर। अकबर के द्वारा अकबर के शासनकाल में अकबर की जीवनी लिखी गई अकबरनामा के ही अंतर्गत आता है आईने अकबरी। अकबरनामा में कुल 3 भाग है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अकबरनामा का तीसरा भाग कहलाता है आईने अकबरी। 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 अर्थात अकबरनामा और आईने अकबरी के रचयिता है अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवनी लिखी गई अकबरनामा के ही अंतर्गत आता है इसका तीसरा भाग आईने अकबरी। आईने अकबरी में भी कुल 5 भाग है। इसका 5वां भाग में, आईने अकबरी के 5वें भाग में अबुल फजल की आत्मकथा है। तो इस प्रकार से अकबरनामा के रचयिता, आईने अकबरी के रचयिता है अबुल फजल। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं अकबर के बाद जहांगीर। अकबर के बाद अगले शासक हुए हैं जहांगीर। जहांगीर के द्वारा अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी गई फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर के द्वारा अपने स्वयं की आत्मकथा लिखी गई तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी के रचयिता है तुजुक ए जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। इसके रचयिता है स्वयं जहांगीर। लेकिन 1627 ईस्वी को जब जहांगीर जम्मू से
वापस दिल्ली की ओर लौटते रहते हैं तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है और अंततः जम्मू कश्मीर के भीमवार नामक स्थान में 1627 ईस्वी को जहांगीर की हो जाती है मृत्यु और तुजू के जहांगीरी अधूरा रह जाता है। तो इस प्रकार से तुजू के जहांगीरी को पूरा करने का काम करते हैं मोतबिंद खां। मोतबिंद खां के द्वारा तुजू के जहांगीरी को पूरा किया जाता है। मोतबिंद खां के द्वारा तुजू के जहांगीरी को पूरा किया जाता है। तुजू के जहांगीरी के रचयिता है जहांगीर। तुजू के जहांगीरी को पूरा किया जाता है मोतबिंद खां के द्वारा। जहांगीर के बाद अगले शासक होते हैं शाहजहां। जहांगीर के बाद अगले शासक होते हैं शाहजहां। जहांगीर के बाद अगले शासक होते हैं शाहजहां। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं शाहजहां को, ध्यान दीजिएगा। शाहजहां के शासनकाल में रचित पुस्तक है शाहजहांनामा। शाहजहां की आत्मकथा है या शाहजहां की जीवनी है शाहजहांनामा। शाहजहांनामा के रचनाकार है इनायत खां। शाहजहांनामा के रचनाकार है इनायत खां। शाहजहां की एक दूसरी जीवनी है जो कहलाती है पादशाहनामा। इनकी अगली जीवनी है पादशाहनामा, जिसका दूसरा प्रसिद्ध नाम है बादशाहनामा। शाहजहां की जीवनी है शाहजहांनामा, जिसके रचनाकार है इनायत खां। शाहजहां की दूसरी जीवनी है जिसमें इनके प्रशासनिक जीवन का वर्णन किया गया है पादशाहनामा। जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक संपूर्ण वर्णन मिलता है पादशाहनामा में। पादशाहनामा या बादशाहनामा के रचनाकार है। पादशाहनामा के तीन रचनाकार है। पादशाहनामा के तीन रचनाकार है। पहला मोहम्मद अमीन कजवीनी। पादशाहनामा या बादशाहनामा के तीन रचनाकार है। पहले मोहम्मद अमीन कजवीनी, दूसरे रचनाकार है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। और इसे पूरा किया है मोहम्मद वारिस ने। इसे पूरा किया है मोहम्मद वारिस ने। तो इस प्रकार से शाहजहां की जीवनी पादशाहनामा या बादशाहनामा के तीन लेखक है। मोहम्मद अमीन कजवीनी, जब शाहजहां 1627 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं तो इनके द्वारा अपने दरबार में साहित्यकार के रूप में, इतिहासकार के रूप में प्रथम सरकारी इतिहासकार रखे जाते हैं मोहम्मद अमीन कजवीनी। मोहम्मद अमीन कजवीनी ये होते हैं शाहजहां के शासनकाल में प्रथम सरकारी इतिहासकार। तो मोहम्मद अमीन कजवीनी के द्वारा शाहजहां के जन्म से लेकर उनके शासनकाल के 10 वर्षों का वर्णन किया जाता है। अर्थात जन्म से लेकर इनका वर्णन किया गया है इनके शासनकाल के 10 वर्षों तक। शाहजहां के अगले सरकारी इतिहासकार बनते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा पादशाहनामा को आगे 10 सालों तक लिखा जाता है और अंत में इसको कंप्लीट करते हैं मोहम्मद वारिस। शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 ईस्वी को।
और शाहजहां शासक बनते हैं 1627 ईस्वी को। इनका शासनकाल रहता है 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 ईस्वी को, जहांगीर की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं जहांगीर के पुत्र शाहजहां, खुर्रम। शाहजहां 1627 में शासक बनते हैं। शाहजहां के द्वारा अपने दरबार में पहले सरकारी इतिहासकार रखे जाते हैं मोहम्मद अमीन कज़विनी। मोहम्मद अमीन कज़विनी शाहजहां के जीवनी को लिखना प्रारंभ करते हैं 1627 में, और इनके द्वारा शाहजहां की जीवनी लिखी जाती है 1592 से लेकर 1627 तक और आगे के 10 साल। अर्थात यदि हम डिस्कस करते हैं मोहम्मद अमीन कज़विनी की, इनके द्वारा जो पादशाहनामा या बादशाहनामा लिखी गई है, यह लिखी गई है शाहजहां के जन्म अर्थात 1592 से लेकर 1627 तक, और यह आगे जाता है अगले 10 साल तक अर्थात 1637 तक। तो इस प्रकार से 10 वर्षों का शासनकाल और प्रारंभ के बाल्यावस्था से लेकर शासक बनने की कहानी यह लिखी जाती है शाहजहां की मोहम्मद अमीन कज़विनी के द्वारा। मोहम्मद अमीन कज़विनी शाहजहां के प्रथम सरकारी इतिहासकार होते हैं। इनके द्वारा 1627 में लिखना प्रारंभ किया जाता है पादशाहनामा, और यह शाहजहां के जीवन से, जन्म से 1592 से लेकर इनके 1627 और आगे के 10 साल अर्थात 1637 के जीवन काल को लिखा जाता है। मोहम्मद अमीन कज़विनी शाहजहां के जीवन को 1592 जन्म से लेकर शासनकाल के 10 वर्ष अर्थात 1637 तक लिखा जाता है। शाहजहां के द्वारा अगले सरकारी इतिहासकार नियुक्त किए जाते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। इनके द्वारा आगे फिर लिखा जाता है 1637 से लेकर 1648 तक, 1637 से लेकर 1648 तक, और फिर उसके बाद मोहम्मद वारिस के द्वारा बादशाहनामा को कंप्लीट किया जाता है 1648 से लेकर 1658 तक। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि शाहजहां के जीवन पर आधारित पादशाहनामा या बादशाहनामा को 3 इतिहासकारों ने लिखा है, मोहम्मद अमीन कज़विनी, अब्दुल हमीद लाहौरी तथा मोहम्मद वारिस। शाहजहांनामा यह भी एक जीवनी थी शाहजहां की, जिसको लिखा है इनायत खान ने। इसी में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शाहजहां के बाद अगले शासक बनते हैं औरंगजेब। अगले शासक बनते हैं औरंगजेब। अगले शासक बनते हैं औरंगजेब। औरंगजेब की जीवनी है आलमगीरनामा। आलमगीरनामा जिसके रचनाकार है मिर्जा मुहम्मद कासिम। मिर्जा मुहम्मद कासिम के द्वारा औरंगजेब की जीवनी लिखी गई है आलमगीरनामा। मिर्जा मुहम्मद कासिम के द्वारा औरंगजेब की जीवनी लिखी गई है आलमगीरनामा। तो यहां पर हमने मुगल कालीन साहित्य के अंतर्गत डिस्कस किया है मुगल कालीन आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने स्वयं लिखा है चगताई तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी, जिसका बाद में अकबर के शासन काल में अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न अब्दुल रहीम खाना के द्वारा तुजुक ए बाबरी, बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया जाता है बाबरनामा के रूप में। हुमायूं की जीवनी है हुमायूंनामा, जिसके रचनाकार है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री होती है तथा हुमायूं की सौतेली बहन थी। अकबर
की जीवनी है अकबरनामा। अकबरनामा का तीसरा भाग कहलाता है आईने अकबरी, अर्थात अकबरनामा और आईने अकबरी के रचनाकार है अबुल फजल। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न अबुल फजल। आईने अकबरी पुनः 5 भागों में बटा गया है। आईने अकबरी के 5वें भाग में अबुल फजल की आत्मकथा है, अर्थात इसके रचनाकार हुए बाय डिफॉल्ट अबुल फजल। जहांगीर के द्वारा स्वयं फारसी भाषा में लिखा गया है अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी, जिसे पूरा किया है मोतबिंद खान ने। शाहजहां की जीवनी है शाहजहांनामा, जिसके रचनाकार है इनायत खां। पातशाहनामा या बादशाहनामा, इसके 3 रचनाकार है। 3 कार्यकाल में यह पूरा हुआ है। पहला मोहम्मद अमीन कजवीनी ने, जिसने शाहजहां के जन्म 1592 से लेकर 10 साल के शासनकाल 1627 से लेकर 1637 तक लिखा। इसके बाद अगले सरकारी इतिहासकार बनते हैं शाहजहां के शासनकाल में अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इनके द्वारा पातशाहनामा को आगे 11 साल लिखा गया, 1637 से लेकर 1648 तक, और आगे इसे कंप्लीट करते हैं मोहम्मद वारिस। 1648 से लेकर 1658 तक शाहजहां के शासनकाल को ये लिखते हैं। औरंगजेब की जीवनी है आलमगीरनामा, जिसके रचयिता है मिर्जा मोहम्मद कासिम। आगे हम मुगल कालीन साहित्य को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे हम अन्य मुगल कालीन साहित्य को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, मुगल कालीन साहित्य के अंतर्गत आगे हम प्रमुख मुगल कालीन साहित्य को डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रमुख मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन साहित्य को डिस्कस करने जा रहे हैं। मुगल कालीन साहित्य मुख्य रूप से फारसी भाषा में लिखा गया है। प्रमुख मुगल कालीन साहित्य जिन्हें फारसी भाषा में लिखा गया है, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं अकबर के शासनकाल में रचित प्रमुख मुगल कालीन साहित्य। अकबर के शासनकाल में रचित प्रमुख मुगल कालीन साहित्य। अकबर के शासनकाल में प्रमुख साहित्यकार थे शेख निजामुद्दीन अहमद। शेख निजामुद्दीन अहमद द्वारा रचित पुस्तक है। शेख निजामुद्दीन अहमद द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए अकबरी। तारीख ए अकबरी। शेख निजामुद्दीन अहमद अकबर के दरबार में एक प्रमुख साहित्यकार थे। अकबर के बाद शासक बनते हैं जहांगीर। जहांगीर के बाद शासक बनते हैं शाहजहां, और शाहजहां के बाद शासक बनते हैं औरंगजेब। औरंगजेब में भी शेख निजामुद्दीन अहमद दरबार में प्रमुख इतिहासकार या साहित्यकार रहते हैं। शेख निजामुद्दीन अहमद द्वारा औरंगजेब पर आधारित रचना है, औरंगजेब पर आधारित पुस्तक है फतवा ए आलमगिरी। तो इस प्रकार से शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा अकबर को समर्पित एक पुस्तक लिखा गया तारीख ए अकबरी। औरंगजेब अर्थात आलमगीर को समर्पित एक पुस्तक लिखा गया फतवा ए आलमगिरी। अकबर के शासनकाल में प्रमुख मुगल कालीन साहित्यकार थे
मौलाना मोहम्मद, मौलाना मोहम्मद, मौलाना मोहम्मद के द्वारा रचित पुस्तक है, मौलाना मोहम्मद के द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए अल्फी, तारीख ए अल्फी। अकबर के शासनकाल में लिखा गया है। मौलाना मोहम्मद के द्वारा तारीख ए अल्फी, तारीख ए अल्फी। अकबर के शासनकाल में अगले साहित्यकार है, अगले साहित्यकार है शेख अब्दुल, शेख अब्दुल हक, शेख अब्दुल हक देहलवी, अब्दुल हक देहलवी, अब्दुल हक देहलवी, देहलवी, अब्दुल हक देहलवी के द्वारा रचित पुस्तक है, इनके द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए हकीकी, तारीख ए हकीकी। अकबर के शासनकाल में प्रमुख अगले मुगलकालीन साहित्यकार है मिर्जा, मिर्जा, मिर्जा मोहम्मद कासिम, मिर्जा मोहम्मद कासिम। मिर्जा मोहम्मद कासिम ये अकबर से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक प्रमुख साहित्यकार रहेंगे। मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा रचित पुस्तक है, मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए फरिश्ता। अकबर को समर्पित किया गया है तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा अकबर को समर्पित एक पुस्तक लिखा गया है तारीख ए फरिश्ता, और इनके द्वारा औरंगजेब की जीवनी लिखा गया है आलमगीरनामा, आलमगीरनामा, आलमगीरनामा। इनके द्वारा औरंगजेब की जीवनी लिखी गई है आलमगीरनामा। ध्यान देने वाली बात यह है कि शेख निजामुद्दीन अहमद तथा मिर्जा मोहम्मद कासिम ये अकबर से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक प्रमुख मुगलकालीन साहित्यकार थे। यहां पर तारीख ए अकबरी, तारीख ए अल्फी, तारीख ए हकीकी, तारीख ए फरिश्ता ये चारों पुस्तक अकबर के समर्पण के लिए लिखा गया है, अकबर को समर्पित किया गया है। जबकि शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा रचित पुस्तक फतवा ए आलमगीरी तथा मिर्जा मोहम्मद कासिम द्वारा रचित पुस्तक आलमगीरनामा ये दोनों के दोनों औरंगजेब को समर्पित है, औरंगजेब के लिए लिखा गया है। तो अकबर के दरबार में थे शेख निजामुद्दीन अहमद, इनके द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए अकबरी, फतवा ए आलमगीरी। मौलाना मोहम्मद द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए अल्फी। अब्दुल हक देहलवी के द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए हकीकी। मिर्जा मोहम्मद कासिम द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए फरिश्ता, आलमगीरनामा। अगले शासक होते हैं इनके बाद, अगले शासक है अकबर के बाद जहांगीर। अगले शासक हम डिस्कस कर रहे हैं जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख साहित्यकार मोतबिंद खां, मोतबिंद खां, मोतबिंद खां। मोतबिंद खां के द्वारा रचित पुस्तक है इकबाल नामा, इकबाल, इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी। मोतबिंद खां के द्वारा जहांगीर को समर्पित एक पुस्तक लिखा गया है इकबाल नामा ए जहांगीरी। जहांगीर के शासनकाल में अगले साहित्यकार हुए हैं ख्वाजा कामगार, ख्वाजा कामगार। ख्वाजा कामगार की रचना है जहांगीर को समर्पित रचना है मुआसिर, मुआसिर, मुआसिर ए जहांगीरी, मुआसिर ए जहांगीरी, मुआसिर मुआसिर ए जहांगीरी, मुआसिर ए जहांगीरी। इसके बाद अगले हैं शेख अब्दुल
बहाब, शेख अब्दुल बहाब अगले साहित्यकार है शेख अब्दुल बहाब। मोत बिन खां के द्वारा रचित पुस्तक है इकबाल नामा ए जहांगीरी, ख्वाजा कामगार के द्वारा है मासिर ए जहांगीरी, शेख अब्दुल बहाब के द्वारा है इंतखाब ए जहांगीरी, इंतखाब ए जहांगीरी, इंतखाब ए जहांगीरी। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर को समर्पित पुस्तकें हैं और इनके रचनाकार है या साहित्यकार है मोत बिन खां के द्वारा इकबाल नामा ए जहांगीरी, ख्वाजा कामगार के द्वारा मासिर ए जहांगीरी, शेख अब्दुल बहाब के द्वारा इंतखाब ए जहांगीरी नामक पुस्तक की रचना की गई। आगे अगले शासक हम डिस्कस कर रहे हैं औरंगजेब। अगले शासक हम डिस्कस कर रहे हैं औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल के प्रमुख साहित्यकार वो स्वयं थे। औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के द्वारा रचित पुस्तक है रुक्काते आलमगिरी, रुक्काते आलमगिरी। औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के द्वारा स्वयं एक पुस्तक लिखी गई है रुक्काते आलमगिरी। साफी मुस्तैद खां साहित्यकार साफी मुस्तैद खां के द्वारा औरंगजेब के शासनकाल में रचित पुस्तक है मासिर ए आलमगिरी, जबकि मासिर ए जहांगीरी ये लिखा है ख्वाजा कामगार, जबकि मासिर ए आलमगिरी ये लिखा गया है साफी मुस्तैद खां के द्वारा। प्रमुख मुगल कालीन साहित्य जो कि फारसी भाषा में लिखे गए हैं। अकबर के शासनकाल के प्रमुख साहित्यकार शेख निजामुद्दीन अहमद, इनके द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए अकबरी। औरंगजेब के लिए पुस्तक लिखा गया इनके द्वारा फतवा ए आलमगिरी। मौलाना मोहम्मद द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए अल्फी। अब्दुल हक देहलवी के द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए हकीकी। मिर्जा मोहम्मद कासिम द्वारा रचित पुस्तक है तारीख ए फरिश्ता। जबकि औरंगजेब को समर्पित एक पुस्तक लिखा गया है आलमगीर नामा जो कि औरंगजेब की जीवनी है। जहांगीर के शासनकाल के साहित्यकार मोत बिन खां के द्वारा जहांगीर को समर्पित एक पुस्तक लिखा गया इकबाल नामा ए जहांगीरी। ख्वाजा कामगार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मासिर ए जहांगीरी। शेख अब्दुल बहाब के द्वारा रचित पुस्तक है इंतखाब ए जहांगीरी। औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब द्वारा रचित पुस्तक है रुक्काते आलमगिरी। साफी मुस्तैद खां के द्वारा रचित पुस्तक है मासिर ए आलमगिरी। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी साहित्यों का फारसी में अनुवाद। ध्यान दीजिएगा, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य का फारसी में अनुवाद। हिंदी साहित्य का फारसी में अनुवाद। मुगल कालीन साहित्य में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी साहित्यों का फारसी भाषा में अनुवाद। हिंदी साहित्य का फारसी भाषा में अनुवाद। हिंदी साहित्यों का फारसी भाषा में अनुवाद। फारसी भाषा में अनुवाद। यह प्रारंभ होता है अकबर के शासन काल से। अकबर के द्वारा आगरा में, यह हमारा देश भारत, अकबर के द्वारा आगरा में हिंदी साहित्यों का फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई।
अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। अकबर के द्वारा आगरा में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। अकबर के द्वारा हिंदी साहित्यों के फारसी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए आगरा में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकबर के शासन काल में हुए हिंदी साहित्यों का फारसी भाषा में अनुवाद। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी फैजी के नियंत्रण में अकबर के 9 रत्नों के में से एक रत्न थे फैजी। फैजी को अनुवाद विभाग का मुख्य संचालक बनाया गया। तो इस प्रकार से जितने भी अनुवाद हो रहे हैं वो सभी के सभी फैजी के नियंत्रण में होंगे। अकबर के द्वारा अपने 9 रत्नों में से एक रत्न फैजी को बनाया गया था अनुवाद विभाग का प्रमुख संचालक। अर्थात जितने भी साहित्यकार जो किसी हिंदी साहित्य का फारसी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं वो सभी फैजी के नियंत्रण में काम करेंगे। तो अब्दुल कादिर बदायूनी फैजी के नियंत्रण में फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं रामायण व महाभारत का। रामायण तथा महाभारत का, रामायण और महाभारत का इनके द्वारा किया जाता है फारसी भाषा में अनुवाद। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा रामायण तथा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है। महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद होने के बाद पुस्तक रखा गया इसका नाम होता है रज्मनामा। रज्मनामा, रज्मनामा, रज्मनामा में जितने भी चित्र बने हैं वो सभी चित्र बनाए गए हैं अकबर के प्रमुख चित्रकार दसवंत के द्वारा। रज्मनामा में जितनी भी चित्रकला पांडुलिपि है, चित्रकला पांडुलिपि है, इसे बनाया है अकबर के चित्रकार दसवंत ने। अकबर के चित्रकार दसवंत ने अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है रज्मनामा, जिसके रचयिता है अब्दुल कादिर बदायूनी। रज्मनामा में जितने भी चित्र है वो चित्र कहलाएंगे चित्रकला पांडुलिपि, और इस चित्र को बनाया है दसवंत ने, अकबर के चित्रकार दसवंत ने। अकबर के शासन काल में अगले हिंदी साहित्य से फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले साहित्यकार होते हैं टोडरमल। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न होते हैं टोडरमल, जो कि अकबर के दरबार में भू राजस्व मंत्री तथा वित्त मंत्री होते हैं। टोडरमल शेरशाह सूरी के शासन काल में भी वित्त मंत्री तथा भू राजस्व मंत्री थे। टोडरमल के द्वारा भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है। टोडरमल के द्वारा भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न, विद्वान व्यक्ति, विद्वान व कवि के पद पर प्रतिष्ठित अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है पंचतंत्र का, अनवर ए सुहेली के नाम से। पंचतंत्र का अबुल फजल के द्वारा, अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न अबुल फजल के द्वारा पंचतंत्र नामक पुस्तक को
फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया जाता है। फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया जाता है। फारसी भाषा में पंचतंत्र को कहा जाएगा अनवर ए सुहेली। अनवर ए सुहेली। तो यहां पर पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवादित पुस्तक का नाम है अनवर ए सुहेली। अनवर ए सुहेली। अनवर ए सुहेली। इसके अनुवादक रहते हैं अबुल फजल। अगले है फैजी। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न होते हैं फैजी। फैजी को ही बनाया गया है अनुवाद विभाग का मुख्य संचालक। तो जितने भी अनुवाद हो रहे हैं ये सभी फैजी के नियंत्रण में हो रहे हैं। फैजी के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। फैजी के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है महाभारत का। महाभारत का, श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का, तथा गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का। लीलावती गणित की एक प्रसिद्ध हिंदी में पुस्तक है। तो इस प्रकार से फैजी के द्वारा हिंदी के प्रमुख साहित्य महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता तथा गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। इसके बाद है हाजी इब्राहिम सरहिंदी। हाजी इब्राहिम सरहिंदी। हाजी इब्राहिम सरहिंदी। हाजी इब्राहिम सरहिंदी। इनके द्वारा अथर्ववेद का, इनके द्वारा अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। मौलाना शैरी के द्वारा, अगले हैं मौलाना शैरी। मौलाना शैरी के द्वारा राज तरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। राज तरंगिणी, राज तरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ध्यान दीजिएगा, अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्यों का फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना आगरा में की गई, जिसके प्रमुख संचालक होते हैं फैजी। फैजी के नियंत्रण में अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया है रामायण और महाभारत का। महाभारत का फारसी रूपांतरण कहलाता है रज्मनामा, जिसमें जितने भी चित्र बनाए हैं वो दसवंध ने बनाए हैं। टोडरमल के द्वारा भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अबुल फजल के द्वारा पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, जो कहलाता है अनवर ए सुहेली। फैजी के द्वारा महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, लीलावती नामक गणित की पुस्तक के फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। मौलाना शैरी के द्वारा राज तरंगिणी नामक पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है चगताई तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी, जिसका अकबर के शासन काल में फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है बाबर नामा के रूप में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। लेकिन हालांकि तुजुक ए बाबरी हिंदी साहित्य की भाषा, हिंदी साहित्य का पुस्तक नहीं था, लेकिन इसको हम अलग से याद रख लेते हैं क्योंकि अकबर के शासन काल में तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है। बाबर के द्वारा अपने स्वयं की आत्मकथा चगताई तुर्की भाषा में लिखी जाती है। चगताई तुर्की भाषा में लिखी जाती है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा बाबर नामा के रूप में। यहां इसको हमने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि यह भी अल्टीमेटली फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया। हालांकि यह हिंदी की नहीं थी बल्कि बाबर के द्वारा लिखा गया तुजुक ए बाबरी चगताई तुर्की भाषा में। लेकिन अकबर के शासन काल में अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया बाबर नामा।
आगे इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का फारसी भाषा में अनुवाद। अगले शासक शाहजहां। अकबर के बाद अगले शासक होते हैं जहांगीर और जहांगीर के बाद अगले शासक होते हैं शाहजहां। तो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं शाहजहां को। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं शाहजहां को। इसी में हम दूसरा डिस्कस कर रहे हैं शाहजहां को। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश, यह है हमारा देश भारत। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। यह आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। जिस समय दिल्ली के शासक थे मुगल वंश के शासक शाहजहां के शासन काल में पंजाब के गवर्नर थे। शाहजहां के शासन काल में पंजाब के गवर्नर या पंजाब के सूबेदार थे दारा सिकोह। पंजाब के सूबेदार थे दारा सिकोह। पंजाब के सूबेदार थे दारा सिकोह। शाहजहां के शासनकाल में पंजाब के सूबेदार थे दारा सिकोह। पंजाब के सूबेदार या पंजाब के गवर्नर थे दारा सिकोह शाहजहां के शासन काल में। जब दिल्ली की गद्दी पर मुगल वंश के शासक थे शाहजहां, उस समय पंजाब के गवर्नर या सूबेदार थे शाहजहां के ही उत्तराधिकारी पुत्र है दारा सिकोह। हालांकि शाहजहां के पुत्र औरंगजेब शासक बनना चाहते हैं। औरंगजेब इस समय दक्कन के सूबेदार थे। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच होता है 3 उत्तराधिकारी का युद्ध। पहला धर्मट का युद्ध, दूसरा सामूगढ़ का युद्ध और तीसरा देवराई का युद्ध। और तीनों युद्ध को जीतते हैं औरंगजेब और अंततः शाहजहां के बाद शासक बनते हैं औरंगजेब। लेकिन शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था दारा सिकोह को। दारा सिकोह एक विद्वान व्यक्ति था। दारा सिकोह के द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया गया। तो इस प्रकार से दारा सिकोह होते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम। ये थे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम। शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह के द्वारा, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह के द्वारा, शाहजहां के शासनकाल में, यहां पर शासनकाल है शाहजहां का, शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां का शासन, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह के द्वारा, दारा सिकोह के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, योग वशिष्ठ तथा उपनिषद। शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया रामायण का
श्रीमद् भागवत गीता का, योग वशिष्ठ का तथा उपनिषद का। उपनिषद का फारसी अनुवाद कहलाता है, जो दारा सिकोह के द्वारा किया गया है, यह कहलाता है सिर ए अकबर। सिर ए अकबर यह कहलाता है सिर ए अकबर। तो इस प्रकार से शाहजहां के शासनकाल में इनके उत्तराधिकारी विद्वान मुस्लिम व्यक्ति दारा सिकोह के द्वारा रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद का किया जाता है फारसी भाषा में अनुवाद। उपनिषद का फारसी अनुवाद कहलाता है सिर ए अकबर, जो किया गया है, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है दारा सिकोह के द्वारा। दारा सिकोह को शाहजहां अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, लेकिन दक्कन के गवर्नर शाहजहां के अगले पुत्र औरंगजेब बनना चाहते शासक, तो अंततः दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच होता है 3 उत्तराधिकारी का युद्ध। पहला, मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास रहता है धर्मट का युद्ध 1658। दूसरा, आगरा के पास एक स्थान है सामूगढ़ का युद्ध 1658। और तीसरा युद्ध होता है अजमेर के पास देवराई में 1659 में देवराई का युद्ध। और तीनों ही युद्ध को जीतते हैं औरंगजेब, और तीनों युद्ध को हारते हैं दारा सिकोह, और अंततः शाहजहां के बाद अगले शासक बनते हैं औरंगजेब। ओवरऑल यहां पर हमने डिस्कस किया है मुगल कालीन साहित्य। जय हिंद, जय भारत।